गुड मॉर्निंग एवरीवन। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग अंतर्गत ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्वाति तांत्रिक क्रॉस रोड एमपीएस से आपको कक्षा 10वीं के पाठ है हमारा का हम सारांश देखेंगे और इस पाठ का जो स्वाध्याय है और हमारी जो हिंदी की कृति पत्रिका है उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये इसका भी आज हम सॉल्व करेंगे। रीढ़ की हड्डी यह पाठ आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो इसका हम संक्षिप्त में सारांश देंगे। तो रीढ़ की हड्डी जो पाठ है इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी और इस पाठ में यह जो पाठ है एकांकी है। एकांकी मतलब एक अंक का नाटक। तो इस एकांकी में जगदीश चंद्र जी ने हमें स्त्री शिक्षा का जो महत्व है उसके बारे में जानकारी दी है और हमारे समाज के जो विचारधारा है, जो पुराने विचार है उसके बारे में भी बताया है और नारी सम्मान का जो महत्व है इस पाठ में समझ में आता है। यह जो पाठ है इसमें पात्र है उमा जो एक सुशिक्षित युवती है और राम स्वरूप जी उमा के पिताजी है और उमा के माताजी का नाम है प्रेमा। शंकर यह युवक उमा को देखने के लिए आता है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी है और रतन राम स्वरूप का नौकर है। तो इस पाठ में अभी उमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे और उसी के तैयारी में घर के सभी सदस्य लगे हुए हैं। घर में पूरी तैयारी वो कर रहे हैं, उनके यहाँ लड़की देखने के लिए वो मेहमान आ रहे हैं। उमा के पिताजी रामस्वरूप जी और नौकर रतन एक तख्त अर्थात लकड़ी की जो चौकी रहती है उसको पकड़ के वो कमरे में आ जाते हैं और अभी जो कमरा है वो ठीक ठाक से वो वहां पे सामान लगा रहे हैं, उसकी पूरी तैयारी वहां हो रही है। और रामस्वरूप जी यह भी बताते हैं उनके कमरे में जो हारमोनियम और सितार है वो भी उठ के यहाँ पे रख दो, पूरी तैयारी करके रखो। जब वो लड़के वाले आएंगे तब जो लड़की का परिचय देना होगा इसके लिए हारमोनियम और सितार भी चाहिए, तो वो लेके आना है। उसी समय उमा की जो माता है प्रेम वो आती है और बोलती है कि तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। अभी यहाँ पे मुहावरा आया है मुंह फुलाना। मुंह फुलाना मतलब नाराज होना। उमा नाराज होके बैठी है तो राम स्वरूप जी बोलते हैं क्या हुआ, उसे आप जरा ठीक ठाक से यहाँ पे नीचे लेके आइए। और उसको देखने के लिए जो लड़के वाले आ रहे हैं वो लोग जरा ऐसे ही है, मतलब वो खुद पढ़े लिखे हैं। लड़के के पिताजी वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर क्या चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। कम पढ़ी लिखी लड़की घर में आए, वो घर संभाले, इतना ही वो चाहते हैं। इसी वजह से राम स्वरूप जी लड़के वालों को बताना नहीं चाहते कि उमा पढ़ी लिखी है और इस प्रकार वो तैयारी कर रही है। तो उमा की माताजी बोलती है लड़के के पिताजी तो पढ़े लिखे और लड़का, तो राम स्वरूप जी बताते हैं कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर, मतलब उनसे भी ज्यादा उसकी पढ़ाई हो रही है। जो लड़का है उमा को देखने के लिए आ रहा है वो बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में और पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन क्या कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का दूसरा। मतलब मैं खुद पढ़ रहा हूँ वो अलग बात है और मुझे जो शादी के लिए लड़की चाहिए वो कम पढ़ी लिखी चाहिए, ऐसे भी उसके विचार है। और इस प्रकार अभी उमा पढ़ी लिखी है लेकिन राम स्वरूप जी जो लड़के वाले आ रहे हैं उनको नहीं बताया कि वो पढ़ी लिखी, उन्होंने सिर्फ बोला है कि वो मैट्रिक पास है, 10वीं तक की पढ़ी। और ये चर्चा शुरू थी तभी और जो आ जा बताते हैं कि उमा को देखने के लिए आ रही है। तो ये जो लड़के वाले आ रहे तो अभी इनकी जो बातें वो खत्म हो जाती है और राम स्वरूप जी बोलते हैं अरे प्रेमा वो आ भी गए, तुम क्या करना उमा को थोड़ा समझा देना। हाँ, और वो आने के बाद जो जवाब देने हैं वो ठीक से देने पड़ेंगे, वैसा भी समझा देना। थोड़ा सा गाने के लिए भी उसको बोलना
और इस प्रकार उनकी चर्चा हो जाती है। अभी लड़के वाले आ जाते हैं, उनका स्वागत करने के लिए राम स्वरूप जी जाते हैं और लड़के वालों को अभी फॉर्मेलिटी में पूछते हैं। गोपाल प्रसाद जी आ जाते, उमा के पिताजी बोलते आइए आइए, आपको मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? तब गोपाल प्रसाद जी बोलते नहीं, कुछ तकलीफ नहीं हुई, टांगे वाला जानता था रास्ता कैसे नहीं मिलता। तो इस प्रकार उनका स्वागत किया जाता है और राम स्वरूप जी अभी उनसे बातचीत करने लगते हैं। तो राम स्वरूप जी कहते हैं, ये जो लड़का है उमा को देखने के लिए आया है जिसका नाम है शंकर। तो उनसे रामस्वरूप जी पूछते हैं, शंकर शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां हैं? अभी आप छुट्टियों पे आए हो क्या? कितने दिनों की छुट्टियां हैं? तब शंकर जवाब देता है कि जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। अभी शंकर बताता है, मैं तो पढ़ता हूँ, कॉलेज में तो छुट्टियां नहीं है, लेकिन वीकेंड था, सैटरडे संडे था, तो मैं चला आया था। राम स्वरूप जी बोलते हैं, तो आपके कोर्स खत्म होने में अब साल भर रहा होगा? शंकर से पूछते हैं कि अभी आपका कोर्स खत्म होने को आ रहा है ना, 1 साल में ही खत्म हो जाएगा। तब शंकर जवाब देता है, जी यही कोई साल 2 साल। मतलब यहाँ पे वो बताता है कि कोई साल 2 साल में मेरी जो पढ़ाई है, मेरा जो कोर्स है वो खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तब राम स्वरूप जी बोलते हैं, साल 2 साल? तो शंकर कहता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ, मतलब 1 आध साल में कुछ विषय में पास नहीं हुआ, फेल हो गया, तो इसके लिए वो मार्जिन रख रहा है। लेकिन उनको बोलता है कि 1 आध साल में मैं मार्जिन रखता हूँ, अंतर रखता हूँ। और इस प्रकार उनकी बातचीत चल रही है। तो बीच में ही गोपाल प्रसाद जी अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए बोलते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बातचीत हो जाए। अभी यहाँ पे वो लड़की देखने के लिए आए हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद जी बीच में ही बोलते कि बिजनेस की बातचीत हो जाए, मतलब शादी ब्याह तय करते समय हमारे समाज में जो दहेज की प्रथा है या फिर लेन देन चलती है, तो इस प्रकार का बिजनेस उनको यहाँ पे बोलना है कि वो कुछ बातचीत हो जाए। लेकिन राम स्वरूप जी बोलते बिजनेस, ओ अच्छा अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता कर लीजिए। तो राम स्वरूप जी बोलते हैं कि बिजनेस की तो बातें, ये सब बातें होती रहेगी, लेकिन आप हमारे घर पे आए हो तो थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम बाकी सारी बातें कर लेंगे। तब गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि "उम, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं? तकल्लुफ मतलब शिष्टाचार की, चाय नाश्ता, यह शिष्टाचार क्यों कर रहे हो?" तो राम स्वरूप जी बोलते हैं, तकल्लुफ किस बात का? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। और राम स्वरूप जी बोलते कि तकल्लुफ की कुछ बात नहीं है, आप मेरे घर पे आए हो मेहमान बन के, तो इतना तो हमें करना ही चाहिए। इस प्रकार उनकी बातचीत यहाँ पे हो रही है। और इसके बाद राम स्वरूप जी अंदर चले जाते हैं उनको चाय नाश्ता लाने के लिए। और और गोपाल प्रसाद जी अपने लड़के से कहते हैं, क्यों क्या हुआ? तो शंकर बोलता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और ये उन वो बोल रहे थे कि राम स्वरूप जी वहां पे आ गए चाय की ट्रे लेकर, तो गोपाल प्रसाद जी चुप हो गए, लेकिन अपने बेटे को वो बोल रहे थे कि ठीक से बैठो यहाँ पे, ठीक से बातें करो। तो राम स्वरूप जी चाय का ट्रे लेकर आते हैं, तो पूछते हैं कि आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? तो गोपाल प्रसाद जी बोलते, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी भी ज्यादा डालिएगा। तो बीच में ही शंकर बोलता है, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो बीच में शंकर बोलता है कि ऐसा सुना है कि सरकार ज्यादा चीनी लेने वालों पे टैक्स लगाएगी। तब गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि सरकार चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। अभी चाय लेते समय इनकी बातचीत हो रही है, तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि मेरा तो मानना यह है कि सरकार को टैक्स लगाना ही है तो आमदनी पर नहीं लगाना चाहिए, दूसरी एक चीज पे टैक्स लगाना चाहिए। तो राम स्वरूप जी पूछते, वह क्या चीज है, मतलब किस पे टैक्स लगाना चाहिए? तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स लगाना चाहिए। तो राम स्वरूप और शंकर दोनों हंसते हैं, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे।
तब गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ कि खूबसूरती पे टैक्स लगाया जाएगा तो सब लोग ये टैक्स भरेंगे और उनको कुछ ऐतराज भी नहीं होगा, वो खुशी खुशी वो टैक्स भर सकते हैं। तब रामस्वरूप जी बोलते हैं, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढप हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। और इस प्रकार उनकी बातचीत चल रही है तो राम स्वरूप जी भी अपने विचार बताते हैं कि हमारे जमाने में खूबसूरती मायने नहीं रखती थी ज्यादा, सब चीजें देखी जाती थी, लेकिन अब के जमाने में ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो राम स्वरूप जी बोलते हैं कि शंकर बाबू, आपका क्या ख्याल है इस मामले में? तो रामस्वरूप जी बोलते हैं, शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए? अभी रामस्वरूप जी ने शंकर से ही पूछा है कि शादी ब्याह तय करते समय लड़की की जो खूबसूरती है वो कितनी ज्यादा जरूरी है, कितना हिस्सा होना चाहिए। अभी यहाँ पे शंकर कुछ नहीं बोल रहा है, उसके जो पिताजी है गोपाल प्रसाद जी, वही बोल रहे कि यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। मैंने आपको पहले लड़की देखने के लिए आने से पहले ही बोला था कि लड़की खूबसूरत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उनका जो जन्म पत्र है, जायचा है, तो ये जन्म पत्र भी मिल जाना चाहिए, मिल ही गया होगा। ये लड़की देखने के लिए जाने से पहले ही ये जन्म पत्र देखा जाता है, लेकिन लड़की खूबसूरत होना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और गोपाल प्रसाद जी के लिए तो लड़की का जो परिवार है वो परिवार अच्छा होना चाहिए, लेन देन की बातें होनी चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, ऐसी बहुत सारी उनकी इच्छाएं हैं कि सिर्फ लड़की के बारे में ही वो यहाँ पे सोच रहे हैं। तो राम स्वरूप जी बोलते हैं, जी जन्म पत्र का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया तो बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो यह बात पर शंकर हंसता है, लेकिन गोपाल प्रसाद जी गंभीर हो जाते हैं। अभी गोपाल प्रसाद जी खुद पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी जो पुरानी विचारधारा है वो उससे हमें पता चलता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, या फिर उसने कोई काम नहीं करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए, घर के बाहर जाकर नौकरी करेगी, पढ़ी लिखी रहेगी, ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो वो बोलते हैं, लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। और उनके ऐसे विचार है कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, दिखने में खूबसूरत चाहिए, सिलाई पुराई सब घर के काम उसको आने चाहिए, और उसको सिर्फ घर ही संभालना चाहिए। इस प्रकार के विचार उनके हैं, और वो बोल भी देते हैं। तभी रामस्वरूप जी बोलते हैं, अरे जरा पान भिजवा देना। अभी वो उमा को बाहर बुला रहे हैं। तो उमा जो है वो पान की तश्तरी, तश्तरी मतलब छोटी थाली, छोटी थाली में पान लेकर वो आती है। और उसी समय क्या होता है, उसका जो जो चेहरा है ऊपर ऊपर को उठ जाता है, और उसने जो चश्मा लगाया हुआ था, नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा, उसका चश्मा वहां पे उनको दिख जाता है। और चश्मा देखने के बाद उमा जैसे ही वहां आ जाती है और उसका चश्मा दिख जाता है, चश्मा देखने के बाद वो जो बाप बेटे हैं शंकर और गोपाल प्रसाद जी, दोनों चौंक उठते हैं और एक साथ बोलते हैं, चश्मा। चौंक कर वो बोलने लगते, चश्मा। तब राम स्वरूप जी जरा चकित हो जाते हैं और असमंजस में सक पकाकर, मतलब चकित होना या फिर असमंजस में अभी वो बात करते हैं कि जी वह तो पिछले महीने में उसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। वो वहां पे बताते हैं कि ये जो चश्मा है उसकी आंखें दुख रही थी, इसके लिए लगा है, अभी पिछले महीने ही लगा है। तब गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं कि ये पढ़ाई की वजह से तो नहीं लगा है ना, मतलब ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से तो नहीं लगा है ना, ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं है ना, वो वहां पे पूछते हैं। तब राम स्वरूप जी बोलते हैं कि नहीं, वो उसकी आंखों में दर्द था, दुखने लगी थी, इसके लिए लगा है। मैंने आपको पहले ही बोला है वो पढ़ी लिखी नहीं है। और राम स्वरूप जी उमा को वहां बैठने के लिए बोलते हैं, जहां पे उसका सामान रखा है, सितार और हारमोनियम रखा है, वहां पे जाके बैठो, इस प्रकार बोलते हैं।
अभी उमा आके बैठ जाती है, तब गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। देखो अभी गोपाल प्रसाद जी जब उमा को देखते हैं तो बोलते हैं अभी ये आई है यहाँ पे तो चाल में कुछ खराबी नहीं है, चेहरे पर भी उसके छवि है, मतलब निखार है, दिखने में भी ठीक ठाक है ऐसे उनको लग रहा है अभी, और कुछ गाना बजाना सीखा है। तो यहाँ पे राम स्वरूप जी ही जवाब देते हैं, जी हाँ सितार और बाजा भी सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। और उमा जो है वहां पे बैठ के उनको मेरे तो गिरधर गोपाल यह मेरा का मशहूर भजन सुना देती है। और बीच में वो रुक जाती है तो राम स्वरूप जी पूछते क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तब गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि नहीं नहीं साहब काफी, आपकी लड़की अच्छा गाती है। और इतना होने के बाद अभी उमा सितार रखकर अंदर जाने के लिए बढ़ती है, तभी गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं अभी थोड़ा ठहरो बेटा। और राम प्रसाद जी भी बोलते हैं कि थोड़ी देर यहाँ पे बैठी रहो। और भी प्रश्न गोपाल प्रसाद जी को पूछने हैं, कि वो पूछते हैं कि आपको पेंटिंग वेंटिंग भी आती है क्या। तो राम बोलते हैं कि पेंटिंग है, और यहाँ पे दीवार पे जो कुत्ते कुत्ते वाली जो तस्वीर लगी हुई है ये इसी ने बनाई है। फिर गोपाल प्रसाद जी पूछते हैं कि सिलाई का काम आता है क्या। तो यहाँ पे उमा चुप बैठी है, उमा कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। और गोपाल प्रसाद जी एक एक करके बहुत सारे प्रश्न यहाँ पूछ रहे हैं। तो राम स्वरूप जी बोलते हैं कि हमारे घर के सिलाई का काम ये खुद करती है, और मेरी कमीजें भी यही सिलाती है। तो गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं ठीक है, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते तो अभी तुम्हें आती है सिलाई आती है तो कुछ इनाम जीते हैं क्या, इस प्रकार उमा से पूछते हैं। लेकिन उमा यहाँ पे कुछ भी जवाब नहीं दे रही है। तो उमा वहां गर्दन झुकाए बैठी है, और गोपाल प्रसाद जी अधीर हो जाते हैं, उनको लगता है कि उमा ने ही जवाब देना चाहिए। तब राम स्वरूप जी बोलते हैं जवाब दो उमा, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने जीता है, इस प्रकार वो बोलने लगते हैं। तभी गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि जरा इसे भी तो बोलने दीजिए आप। तो राम स्वरूप जी अपनी बेटी को समझाते हैं कि देखो उमा आपसे वो कुछ पूछ रहे हैं, आप जवाब दो। तब उमा को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि क्या जवाब दूं बाबूजी, अभी यहाँ पे इस प्रकार बातचीत चल रही है, जब दुकान में हम जाते हैं कोई कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार उस कुर्सी और मेज से कुछ सवाल नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार आके देखता है कैसा नहीं, और पसंद आ गई तो ठीक है नहीं वरना। इस प्रकार उमा गुस्सा हो जाती है और बोलती है। तो ये बात सुन के उमा के जो पिताजी है वो चौंक कर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं उमा उमा। तो उमा बोलती है कि अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, कितनी देर से मैं देख रही हूँ ये मुझे सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। तब गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या, यहाँ पे मेरा इतना अपमान हो रहा है, इज्जत उतारना मतलब बेइज्जती करना। तब गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं कि मेरी यहाँ पे इतनी बेइज्जती हो रही इसके लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है। और इसके बाद उमा तेज आवाज में बोलती जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और उमा यहाँ पे बोलती कि आप इतनी देर से एक एक करके मुझे सवाल पूछ रहे, हमारा नाप तोल कर रहे, हमारी कितनी बेइज्जती हो रही है। तब गोपाल प्रसाद जी को लगता है कि ये लड़की पढ़ी लिखी है। शंकर बोलता है चलिए बाबूजी, लेकिन गोपाल प्रसाद जी बोलते क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। तो उमा बोलती है कि हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए किया है, और पढ़ना मतलब कोई पाप नहीं है, चोरी नहीं है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पढ़ने लिखने का काम तो अच्छा ही है। आपके पुत्र के जैसे तो मैं कायर नहीं हूँ कि जैसे वो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाता है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल है। और आपका पुत्र देखिए, आपका जो लड़का है वो देखिए वो किस प्रकार कायर है या फिर चरित्रहीन है, इसके बारे में उमा यहाँ पे बोल देती है। और गोपाल प्रसाद जी को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो बोलते बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया, आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे क्या कहा कि वो मैट्रिक तक ही पढ़ी है। तब उमा गुस्से से बोलती जी हाँ जाइए, जरूर चली जाइए,
लेकिन घर जाकर यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन बैकबोन। तो इस प्रकार उमा उन पे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जब तक वो प्रश्न पूछ रहे थे उमा चुप थी। इतना तोल करने लगे, खुद के बेटे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे या फिर सिर्फ लड़की के बारे में ही पूछ रहे। यहाँ पे स्त्री शिक्षा के वो खिलाफ है गोपाल प्रसाद जी, या फिर नारी का सम्मान करना, ये सब बातें वो भूल गए, इसके लिए उमा को गुस्सा आ गया था। तो इस प्रकार ये जो एकांकी में हम देखेंगे कि हम देखते हैं अभी वक्त में बहुत परिवर्तन आ चुका है, समाज में नारी का उत्थान हुआ है। उत्थान मतलब कि उसकी प्रगति हुई है, वो उन्नत स्थिति में आ गई है। अभी हम देखेंगे तो नारी पढ़ लिख सकती है या फिर नौकरी कर सकती है, हर क्षेत्र में नारी का योगदान महत्वपूर्ण है। किंतु आज भी सामाजिक कुरीतियां पूर्णता दूर नहीं हुई है, बहुत सारी जगह पे आज भी ये सब बातें होती रहती है। नारी शोषण आज भी हमारे समाज की ज्वलंत समस्या है, और हम देखते हैं कि ऐसी ना कुछ घटनाएं हुई रहती है कि नारी शोषण या फिर उनके ऊपर जो अन्याय होता है वो हम देख सकते हैं। पढ़ी लिखी या फिर सक्षम स्त्री हो जाए, लेकिन नहीं समझता है। विवाह के समय नारी के गुण आंके जाते हैं, परिवार की आय को जांचा जाता है, तथा दहेज का परोक्ष अथवा गुप्त संकेत तो अवश्य ही हुआ है। अभी शादी ब्याह के विवाह के परिवार कितने पैसे खर्च करता है या फिर कितना दहेज दे सकता है, ये भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखी जाती है। समाज में ऐसे कुछ लोग हैं कि इन बातों पे ध्यान देते हैं, और यह जो समस्या है हमारे समाज, तो यह इस समस्या हमें में बताई है। रूढ़िवादी मान्यता पर प्रहार तथा स्त्रियों के आत्मविश्वास और साहस की सराहना इसका उद्देश्य है। और इस प्रकार इस एकांकिका में लेखक ने हमें स्त्री शिक्षा का महत्व या फिर हमें नारी सम्मान करना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे बताई है। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि समाज के दकियानुसी अर्थात पुराने विचारों पर प्रहार इस पाठ में हुआ है, और नारी सम्मान को महत्व प्रदान करते हैं। जो लेखक है उन्होंने इस पाठ के द्वारा नारी सम्मान का महत्व हमें बताया है, और ये समाज की जो हमारे समाज के जो पुराने विचार है ये दूर होने चाहिए या खत्म होने चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि सब अभी पढ़े लिखे हैं, तो उनके पुराने विचार जो है वो भी अभी दूर होने, इस प्रकार ये पाठ बताया है। अभी इस पाठ का स्वाध्याय है वो उसके प्रश्न हम देखेंगे, और आपको हिंदी के कृति पत्रिका में भी परिच्छेद दिया जाता है, उसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी उसका भी हम सराव लेंगे। तो सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखने की, संजाल पूर्ण कीजिए, जो भी संजाल जो भी आकृति आपको दी है वो आपको उत्तर लिखते समय सेम वैसे आकृति बनानी है और वैसे ही उसके जवाब लिखने हैं। तो यहाँ पे रिश्ते पूछे गए हैं कि इस एकांकी में, इस पाठ में जो भी पात्र आए थे उनके रिश्ते। राम स्वरूप उमा, तो राम स्वरूप उमा, यहाँ पे आपको रिश्ता लिखते समय राम स्वरूप जी का नाम पहले आया है तो पहले पिता पुत्री, या फिर पति पत्नी ऐसा रिश्ता पूछा है तो पति कौन है, राम स्वरूप जी, और पत्नी है प्रेमा, तो उस प्रकार उनके नाम लिखने हैं। या फिर रतन राम स्वरूप, अभी रतन नौकर है, राम स्वरूप जी मालिक है, तो उनका रिश्ता वैसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। शंकर गोपाल प्रसाद, शंकर जो है वो पुत्र है और गोपाल प्रसाद पिता है। जैसे रिश्ते पूछे हैं, जिस प्रकार नाम दिए उस प्रकार उसके लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे जो भी पाठ में आए हुए व्यावसायिक शिक्षा के नाम, पाठ में जो व्यावसायिक शिक्षा के नाम आए वो हमें यहाँ पे लिखना है। और शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के नाम, हमारे पाठ में 2 वाद्यों का नाम भी आया है, तो वो वाद्यों के नाम लिखने हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा के नाम में आप उत्तर लिख सकते हो। मेडिकल, जो भी शंकर गोपाल प्रसाद जी उनकी जो व्यावसायिक शिक्षा यहाँ पे बताई है, तो वकील और मेडिकल यह व्यावसायिक शिक्षा है। और शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त वाद्यों के जो नाम है, कौन से वाद्य आए हैं, हारमोनियम और सितार, ये 2 वाद्य यहाँ पे पाठ में आए हैं, तो वो आपको उत्तर में लिखने हैं।
तीसरा प्रश्न है, गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। अभी यहाँ इस पार्ट में गोपाल प्रसाद जी के विचार हमें बताए कि उनकी दृष्टि में बहू कैसी होनी चाहिए। तो पहला है खूबसूरत होनी चाहिए। पहले उन्होंने बोला है कि बहू खूबसूरत होनी चाहिए। दूसरा है सिलाई पूरा जानती हो, सिलाई का काम जानती हो या फिर पेंटिंग रहेगा वैसे काम जानती हो। अधिक पढ़ी लिखी न हो। जो लड़की है, जिस लड़की को आए हैं वो अधिक पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए और चश्मा न पहनती हो। और महत्वपूर्ण बात कि वो चश्मा न पहनती हो, मतलब इस प्रकार बहू होनी चाहिए, ऐसे गोपाल प्रसाद जी के विचार है। चौथा प्रश्न है कारण लिखिए। तो यहाँ पे हमें प्रश्न दिए हैं, उसके कारण लिखने हैं कि बाप बेटे चौंक उठे। उमा जब वहां पे आती है तो बाप बेटे चौंक उठे, तो क्यों, अभी इसका कारण हमें लिखना है। उमा के नाक पर रखा हुआ सुनहरी रीम वाला चश्मा दिखता है, इसलिए दोनों बाप बेटे चौंक उठे। तो इसका कारण हमें यहाँ पे लिखना है कि वो जो चश्मा है वो देखने के बाद वो चौंक उठे। उमा को चश्मा लगा। प्रश्न है कि चश्मा क्यों लगा, अभी यहाँ पे हमें उसका कारण है। उमा के पिता राम स्वरूप के अनुसार पिछले महीने में उसकी आंखें दुखने लग गई थी, इसी वजह से उसे चश्मा लगा। ये आपको लिखना है। राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। राम स्वरूप जी अपने नौकर को बोलते हैं कि उमा के रूम से हारमोनियम उठा के लाओ। क्यों कहते हैं कि राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा, क्योंकि राम स्वरूप उस हारमोनियम के जरिए लड़के वालों को दिखाना चाहते थे कि उनकी बेटी को हारमोनियम बजाना भी आता है, मतलब लड़की के गुण यहाँ पे वो दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हारमोनियम उठाकर लाने के लिए कहा है। उमा को गुस्सा आया। अभी पाठ में हमने देखा है कि उमा को गुस्सा आता है, तो क्यों गुस्सा आता है। गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर उमा को देखने के लिए आते हैं और गोपाल प्रसाद एक के बाद एक प्रश्न करके उसकी और उसके परिवार की बेइज्जती कर रहे थे, इसलिए उमा को गुस्सा आया। तो इस प्रकार आपको कारण लिखना है कि उमा को गुस्सा क्यों आया, कि उसके परिवार की बेइज्जती हो रही थी और इसके लिए वो गुस्सा आया है। बाद में प्रश्न है सूचना के अनुसार लिखिए। अभी यहाँ पे आपको शब्द संपदा का प्रश्न आता है। परिच्छेद में तीसरा प्रश्न रहता है सूचना के अनुसार लिखिए। जो भी सूचना दी है उसके अनुसार लिखना है। यहाँ पे है प्रश्न पहला, कृदंत बनाइए। कृदंत मतलब आपको ध्यान में रखना है कि प्रत्यय में हमने ये देखा है कि प्रत्यय का प्रकार है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय ये प्रत्यय जो क्रिया के अंत में जोड़े जाते हैं, मतलब यहाँ पे आपको जो क्रिया दी है उसके अंत में दूसरा प्रत्यय लगा के नया शब्द बन जाता है। जैसे हमने देखा था उड़ना मूल क्रिया है तो उसको कृदंत प्रत्यय उड़ान होता है। यहाँ पे आपको पढ़ना, समझना, सीना, चाहना इस प्रकार के शब्द दिए हैं और उसका कृदंत बनाने के लिए बोला है। तो पढ़ना का आता है पढ़ाकू, समझना समझदार, सीना सीने वाला, चाहना चाहने वाला। इस प्रकार आपको कृदंत प्रत्यय लगा के वो शब्द लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है शब्द युग्म पूर्ण कीजिए। अभी शब्द युग्म, तो ध्यान में रखना है आपको कि दो शब्द योजक चिन्ह से जोड़े जाते हैं। जो योजक चिन्ह आप देख रहे हो पढ़े लिखे शब्द के, पढ़े और लिखे दो शब्द अलग अलग शब्द है, लेकिन वो योजक चिन्ह हाइफन जो मार्क है उससे जोड़े गए हैं, तो उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो आपको पाठ में या परिच्छेद में जो भी ऐसे शब्द आए हैं शब्द युग्म वाले कि योजक चिन्ह से जोड़े हैं, वैसे शब्द यहाँ पे शब्द युग्म में लिखने हैं। इसमें पढ़े लिखे, सभा, सोसाइटी, पेंटिंग वेंटिंग, सीधा साधा इस प्रकार के शब्द लिखने हैं। शब्द युग्म आपको ध्यान में रखना है कि जोड़ा हुआ शब्द, दो जोड़े हुए शब्द, और कौन से चिन्ह से जोड़ते हैं, योजक चिन्ह से। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और जो स्वमत अभिव्यक्ति रहती है उसमें सुनी पढ़ी अंधविश्वास की किसी घटना के आधारहीन और अवैज्ञानिकता का विश्लेषण करके लिखिए। आप अभी देखते हम हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास की घटनाएं सुनते हम, या फिर कभी कभी हम भी उस पे ध्यान देते हैं। तो ऐसी अवैज्ञानिक
भी उसकी विश्लेषण करना है कि ऐसी घटनाएं जो है बिल्ली रास्ता काटती तो भी अशुभ माना जाता है। मतलब ये अवैज्ञानिक है, इसमें कुछ आधारहीनता नहीं है, फिर भी कुछ लोग जो है पुराने विचारधारा वाले तो वो ऐसा मानते हैं। तो इसमें आपको अपने विचार अपने शब्दों में आप लिख सकते हो। यहाँ पे आपको बताया गया है कैसे लिखना है, इस हिसाब से आप लिख सकते हो। जो मनुष्य अनेक क्रियाओं और घटनाओं के कारणों को नहीं जान पाता, कि बहुत सारी क्रियाएं होती है लेकिन उसका कारण हम नहीं जानते क्यों घट रही है, तो अज्ञानवश क्या होता है कि इसके पीछे कोई अशक्ति है ऐसा माना जाता है। ज्ञान का प्रकाश हो जाने पर भी ऐसे विचार नष्ट नहीं हुए। और बहुत सारी बातें हैं कि हम पढ़ते लिखते हैं, ज्ञान हमें मिलता है, फिर भी ऐसी कुछ बातें नष्ट नहीं होती है। घर में ऐसी बातें लोग मानते ही है, और किसी बात को बिना सोचे समझे बिना किसी आधार के विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। और ऐसी जो बातें हैं कि बिना सोचे समझे उस पे विश्वास कर देते हैं, तो इसी अंधविश्वास कहते हैं। और ऐसे अंधविश्वास दूर करने का काम हमें करना चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं कि छींक आने पर रुक जाते हैं। कहा जाता है कि छींकने से काम पूरा नहीं होता है, वह काम अधूरा रह जाता है। इसे बहुत से लोग अशुभ मानते हैं। मतलब घर में छींकने की क्रिया नैसर्गिक है, लेकिन लोग इसे अशुभ मानते हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण काम से बाहर जा रहा हो और घर के किसी सदस्य को छाती है, तो घर के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अभी जाने से कोई फायदा नहीं, तुम रुक जाओ। मतलब यहाँ पे ये अंधविश्वास हो गया कि ऐसी तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते हैं, और ये अंधविश्वास दूर करने का काम करना ही चाहिए। लेकिन यह सच नहीं होता। छींक तो एक स्वाभाविक क्रिया है। हमें या किसी को छींक आ सकती है। यदि व्यक्ति के खाने में एक मात्रा में ठंडी चीजों का सेवन किया जाता है, तब सर्दी जुकाम हो जाता है और वो छींकने लगता है। यह स्वाभाविक क्रिया है, पर यह इस पे हमें अंधविश्वास नहीं करना है, परंतु लोग विज्ञान पर आधारित इस कारण तर्क वितर्क लगा के उस पे विश्वास रखते हैं। वैज्ञानिक अंधविश्वास को दूर कर सकते हैं। और हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है कि यह क्रिया हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो वैज्ञानिक है वो हमें समझ में आता है, तब यह अंधविश्वास दूर हो जाता है। और हमें भी ऐसी कुछ चीजें दिखेंगी तो हमें भी ऐसे अंधविश्वास दूर करने का काम करना चाहिए। अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसका कुछ आधार नहीं है। वो जो घटनाएं हैं, वो जो क्रियाएं हैं, वो स्वाभाविक है। तो ऐसे अंधविश्वास हमें नहीं रखना है। अ, ये जो पाठ है, इस पाठ पे आधारित आपको हिंदी के कृति पत्रिका में परिच्छेद दिया जाता है, और परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां करने के लिए प्रश्न आते हैं। अभी हमारे ये जो प्रश्न है ये 8 अंक के लिए आते हैं हमारे कृति पत्रिका में। तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या फॉर्मेट है, वो हम देखेंगे। आपको यहाँ पे परिच्छेद दिया जाता है, वो परिच्छेद आपको पढ़ के जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर लिखने पड़ते हैं। तो वो जो परिच्छेद दिया है उसका उसके ऊपर आधारित प्रश्न पूछा है, वो हम देखेंगे। पहला प्रश्न आता है आपको आकृति पूर्ण कीजिए। ये प्रश्न आता है 2 अंक के लिए। यहाँ पे 2 अंक के लिए एक आकृति दी जाती है, या फिर 2 आकृतियां दी जाती है 1-1 अंक के लिए। ऐसे भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि पहले स्वाध्याय में हमने ये प्रश्न देखा है कि गोपाल प्रसाद की दृष्टि में बहू ऐसी हो। अभी बहू के बारे में अपेक्षाएं हैं, तो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो आकृति पूर्ण करने के लिए कहा है कि जैसा भी आपको संजाल दिया है, आकृति दी है, वैसी आकृति बना के आपको उसमें उदाहरण उसके जो उत्तर है वो लिखने हैं। खूबसूरत हो, सिलाई पुराई जानती हो, ज्यादा पढ़ी लिखी न हो, चश्मा ना पहनती हो। तो ये जो आपके उत्तर है वो आपको वहां पे लिखने हैं, और आकृति पूर्ण कीजिए। 2 अंक के लिए ऐसा प्रश्न आता है। कृति 2 दूसरे प्रश्न में क्या रहता है, ये जो दूसरी कृति है आकलन पर आधारित रहती है, कि इसमें भी अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्य असत्य घटनाएं पूछी जाती है, या फिर कुछ घटनाएं दी जाती है और वाक्यों का क्रम जो है वो उचित करके हमें लिखना पड़ता है। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है, गलत वाक्यों को सही करके फिर से लिखिए। अभी पाठ
पाठ के आधार पर, परिच्छेद के आधार पर ये जो वाक्य है वो वाक्य हमें गलत दिए हैं और उस गलत वाक्यों को हमें सही करके लिखना है। तो यहाँ पे देखो, पहला वाक्य दिया है, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ ठहरेंगे। ये तो वाक्य आया नहीं है परिच्छेद में, तो परिच्छेद में क्या वाक्य आए वो हमें ध्यान में लेना है। तो क्या वाक्य आया है, यहाँ ठहरेंगे, ये शब्द नहीं आया है। तो यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए, वो सिर्फ आए हैं उनके यहाँ, तो वो वाक्य आपको सही करके इस प्रकार लिखना है। और कौन सा शब्द आपने यहाँ पे बदल दिया है, कौन से शब्द का प्रयोग किया है, उसको आपको अधोरेखांकित करना है, अंडरलाइन करना है। सुना है सरकार अब ज्यादा जमीन खरीदने वालों पर टैक्स लगाएगी। अभी ऐसा भी वाक्य हमारे पाठ में या परिच्छेद में नहीं आया है कि शंकर जो बोलता है तो क्या बोलता है वो, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। अभी हमने कौन सा शब्द प्रयोग यहाँ पे किया है उसको अंडरलाइन करना है, चीनी लेने वालों पर। या ऊपर प्रश्न में पूछा था जमीन खरीदने वालों पर, तो उसकी जगह हमने लिखा है चीनी लेने वालों पर। तो ये जो प्रश्न आता है आपको फिर से वो वाक्य लिखना है और वाक्य में क्या बदलाव किए हैं, कौन से शब्द प्रयोग किए हैं उसको आप अंडरलाइन करोगे, अधोरेखांकित करोगे। जो तीसरी कृति रहती है वो रहती है शब्द संपदा। हमारा जो हमें जो परिच्छेद दिया जाता है और उसके आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें तीसरा प्रश्न रहता है शब्द संपदा के आधारित। उसमें आपको पूछा जाता है विरुद्धार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, या फिर प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द लिखने हैं। शब्द युग्म यहाँ पूछा जाता है। तो ये आपको जो भी पूछा है उसका जवाब, आंसर जो है वो ठीक से लिखना है। अभी यहाँ पे विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, 4 विरुद्धार्थी शब्द दिए हैं 2 अंकों के लिए। तो विरुद्धार्थी शब्द लिखते समय हम जो क्रॉस का मार्क लिखते हैं, ये जो आपको ठीक से लिखना है। आमदनी, खर्च, मुश्किल, आसान, खूबसूरती, बदसूरती, इस प्रकार आप इसके उत्तर लिख सकते हो। और इसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न है कृति 4, जो है स्वमत अभिव्यक्ति। स्वमत अभिव्यक्ति में आपको क्या करना है कि अपने विचार आपको यहाँ पे लिखने हैं। सिर्फ ये लिखते समय आपको जो प्रश्न पूछा है उस पे आधारित ही आपको इसका उत्तर लिखना है। और आप अपने विचार लिख सकते हो, सेंटेंस वाक्य जो बना रहे हो वो अर्थपूर्ण वाक्य लिखने हैं, ठीक से लिखने हैं। ये जो प्रश्न है इसमें आपको अंक मिल जाते हैं। तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से लिखना। ये प्रश्न दिया है, इस विषय में अपने विचार लिखे। अभी गोपाल प्रसाद जी आए थे और वो बिजनेस की बात राम स्वरूप जी से बोल रहे थे कि बिजनेस की बात हो जाए, मतलब विवाह को बिजनेस मानते। तो इसके ऊपर आपको अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है आपको, उस प्रकार भी आप लिख सकते हो कि गोपाल प्रसाद विवाह को एक बिजनेस मानते हैं। जिस प्रकार एक व्यापारी पहले अपने लाभ हानि का विचार करता है फिर व्यापार करता है, उसी प्रकार गोपाल प्रसाद अपने डॉक्टर पुत्र का विवाह एक संपन्न परिवार में करना चाहते हैं। हिंदू समाज में विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन माना जाता है जो 2 परिवारों को सदा के लिए एक कर देता है। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में साथी होते हैं, परंतु गोपाल प्रसाद के लिए विवाह 2 परिवारों का मिलन न होकर एक प्रकार का बिजनेस है। वे चाहते हैं कि अच्छी हैसियत वाले परिवार की कम पढ़ी लिखी लड़की से बेटे का विवाह करा जाए, ताकि बढ़िया सा दहेज भी मिले और बहू बिना किसी नाज नखरे के घर के कामों में लगी रहे। मतलब कम पढ़ी लिखी बहू क्यों चाहिए कि वो कुछ काम नहीं करेगी, नौकरी नहीं करेगी और घर के ही कामों में लगी रहेगी, इस प्रकार उनके विचार है। तो ये जो पाठ है रीढ़ की हड्डी, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको इनका स्वाध्याय के प्रश्न रहेंगे या फिर परिच्छेद पर आधारित जो प्रश्न है इनका भी सराव करना है। उसके बाद आपको व्याकरण के भी भाषा बिंदु में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हो, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। तो यहाँ पे आपको अव्यय, जो हमारे अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, वो आपको उस वाक्य से ढूंढ के लिखने के लिए भी भाषा बिंदु में प्रश्न दिया है। के सामने संबंध बोधक अव्यय है,
वह उठा और घर चला गया। समुच्चय कव्य इसमें आया है। और अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अरे ये जो शब्द है और वहां पे विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है, तो ये विस्मयादिबोधक कव्य हो जाता है। वह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। आगे आगे ये जो शब्द है वो क्रिया विशेषण अव्यय में आता है। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। धीरे धीरे यह शब्द भी क्रिया विशेषण अव्यय में आता है। मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आज आज यह भी क्रिया विशेषण अव्यय है। वाह वाह, खूब सोचा आपने। ये जो वाह वाह शब्द है यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। और चाची माँ के पास चली गई। के पास यह भी संबंध बोधक अव्यय है। तो इस प्रकार आपको ये अव्यय भी पढ़ने हैं, इसका भी सराव करना है। और आज हमने ये जो रीढ़ की हड्डी पाठ है इसका सारांश और उसका स्वाध्याय, उसके ऊपर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा की है, वो देखा है। तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है प्रश्न? यस लक्ष्मी, पूछिए। मिस यस मिस, इस लेसन का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों रखे? अभी हम देखेंगे इस लेसन में जो समाज के पुराने विचारधारा हमें बताई है। रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन। तो जो पुरानी विचारधारा है वो हमारे समाज में अभी भी है। और ये पुरानी विचारधारा दूर हो जाएगी तो हमारा समाज अच्छे से खड़ा हो सकेगा। इसीलिए रीढ़ की हड्डी, देखो हमारे शरीर में जो रीढ़ की हड्डी है हम उससे ठीक से, मतलब जो बैकबोन है वो हमारा सपोर्ट रहता है, वैसा ही हमारे समाज का जो सपोर्ट है, स्त्री शिक्षा स्त्री सम्मान यहाँ पे बताया है। इसीलिए इस लेसन का नाम है रीढ़ की हड्डी। ठीक है आंचल? यस यस आंचल। आंचल आप पूछना चाहते हो कुछ? अनम्यूट करके पूछिए आंचल। मिस यस ये ये माती में ये सब ये और क्रिया विशेषण का वो आएगा। क्या? क्रियापद क्रियापद। क्रियापद? हाँ यस। क्रिया हिंदी में हम उसे क्रिया बोलते हैं। क्रिया के भी शब्द भेद आपको पूछे जाते हैं प्रश्न क्रिया में। के अव्यय ना? हाँ क्रिया के अव्यय ना? नहीं, आपको अव्यय अलग है। अव्यय में आपके 4 प्रकार है, आपको पढ़ाया हुआ है। अव्यय के 4 प्रकार है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय यस बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। उस यस पे मिस। आधारित प्रश्न आते हैं परीक्षा में, तो उसका भी आपको सराव करना है। यस ओके ओके, और किसी को कुछ प्रश्न पूछना है? ओके मैम, मैम वाइंड अप करें। We can stop here. यस Yeah, we can stop here. yes ma'am. Thank you all students and Varsha ma'am also. Thank you, students.